को नहीं लगता कि जो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी सामने आ रही है और खुल के अपनी बात रखना चाहती है या एटलीस्ट कन्फेस करना चाहती है कि भाई हमने इस्लाम छोड़ दिया, उनके लिए क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके की लॉज की जरूरत है? कैसे क्या होगा, कौन बोलेगा, कब इस पे काम होगा, क्या कहना चाहती है आप? थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। जी। सबसे पहले तो आपने उन लोगों की बात बताई है जो सनातन धर्म वाले हैं, पर अपनी बातों को रखने से पहले उनको सोचना पड़ता है कि हम भारत में रह करके भी अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को अच्छा, एक हम। मिनट देना नाजिया जी, सॉरी मैं आपको बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। फरहीन फातिमा जी कह रही हैं तुम सब चूतिया हो। ये कुरान ने इनको बोला होगा, अनुमति दी होगी, परमिशन दिया होगा गालियां देने के लिए, तो कुरान के फरहीन हिसाब फातिमा जी, अगर आप हम तो है चूतिया, आप अगर नहीं हैं तो आप वाकई में फिर स्पेशल लेडी होंगी, क्योंकि बाकी सारे तो है जो है वो यही है। तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस्लाम सच्चा है और वाकई में इस्लाम में महिलाओं की इज्जत है, आपकी इज्जत है, तो आप बताइएगा, मैं आपके लिए लिंक शेयर करूंगा, आप आके अपनी बात रख सकती है। यस नाजिया जी, प्लीज गो अहेड, आई एम रियली सॉरी। इट्स ऑल राइट। मैं बोल रही थी कि 82.7% सनातनियों के मेजॉरिटी वाले भारत में अगर इन्हीं सनातनियों को अपनी बातों को और एक मजहब की किताब के हवाले से उसकी आयतें और सूरतों के नंबर को बताने के बाद भी अगर उनको ये डर सता रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर गुस्ताखे रसूल की सजा हो सकती है तो अपमाने राम की भी सजा हो सकती है। अगर गुस्ताखे रसूल की सजा से सर तन जुदा हो सकता है, तो अपमाने राम की सजा सर धड़ से भी जुदा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। एक तरफ भारत में 14% डरी हुई कौम रहती है, जिसका ठेकेदार मंच पर चिल्लाता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर दिखा देते हैं। तो ये डरी हुई कौम हुई कैसे? सबसे पहली बात। अब बात आती है कि क्या 82.7% सनातनी इस भारत में इस बात को मेरी आवाज के साथ मिलाने को तैयार हैं, तो मैं उनके लिए खड़े हो करके ये नारा लगाने को तैयार हूं कि अपमान राम की बस एक ही सजा, सर धड़ से जुदा। आप हम 76 साल से भारत में एक ही चीज सुन रहे हैं कि सनातन धर्म को डिफेम और मलाइंग फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत किया जा सकता है। पर अगर एक खास समुदाय और मजहब की किताब की सच्चाई अगर सामने रख दी जा रही है, तो उनको, ऐसे लोगों को हर वो तरीके से डिफेम किया जाता है, थ्रेट किया जाता है कि वो आदमी घर पे छुपने पर मजबूर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अपने अपने हाथ की मेहंदी और अपने अपने हाथ की चूड़ियां तोड़ने का वक्त आया है, और ये 14% डरी हुई कौम को इस भारत के अंदर बताने का समय आ चुका है कि जब तुमने एक्सेप्ट किया ही है कि तुम डरी हुई कौम हो, तो डरा कैसे जाता है उसको बताना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जब देखिए, एक कट्टर के साथ आपको रहना है तो पत्थर बनना पड़ेगा, और कट्टर इस्लाम वाले के साथ रहना है तो कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। मैं एक्स मुस्लिम की अभी बात नहीं कर रही हूँ, आपने एक खास लेडी का नाम लिया है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। जी। या जो जयपुर डायलॉग्स वाले जिसने आपसे ये बात कही कि कम से कम हमारा तो ख्याल रख लो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस राष्ट्र से हमें संविधान मानने वालों को ही चुनना है, तो हमें फिर डर और भय दिल से निकालना पड़ेगा। हमें ऐलानिया रोड पर यह कहने की हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी कि इस भारत में रहने का उसी को हक है जो संविधान मानेगा। इस भारत में रहने का उसी को हक है जो यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट करेगा, बिल्कुल, और करना पड़ेगा। याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ के भारत के मुसलमानों ने यह बताया है बार बार कि वो किसके पक्ष में खड़े हैं। अमेरिका ने जब उसामा बिन लादेन को खत्म किया, तो 370 हटने से पहले कश्मीर में उसामा बिन लादेन के पक्ष में जनाजे की नमाज हुई, तो कश्मीरी मुसलमानों ने ये बात बताया था कि वो किसके पक्ष में। जब आफ्ताब ने श्रद्धा की बोटियां की थी, तब मुसलमानों ने बताया था कि वो किसके पक्ष में है।
तो अभी भी अगर यही सोचना है, मानवता के बारे में बात रखनी है, तो लो भैया, तब तो फिर आप एक 2 डेकेड आपने लड़ा राम मंदिर के लिए, 1 डेकेड आप लड़ रहे हो ज्ञानवापी के लिए, कल को कह देगा कि ये जो भारत है ये तो अरब का ही एक हिस्सा है, यही कह देगा, क्योंकि मौलाना मोहम्मद मदनी ने ये बात कहा है कि इस्लाम जो है वो भारत से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने उनको जवाब दिया है कई बार कि जब भारत से स्टार्ट हुआ है तो फिर इतना खर्च कर करके लोग मक्का मदीना क्यों जाते हैं हज वज करने के लिए, फिर तो हमें यही कर लेना चाहिए, और हम किबला की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं। तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो थोड़ा सा हम लोगों को अपफ्रंट आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। ये जो लोग कॉन्डम की बात करते हैं कैमरा के सामने, वो तो नहीं मुंह पे मास्क लगाते हैं, वो तो नहीं डरते हैं। मुफ्ती अपने नाम के आगे मुफ्ती लगाते हैं, जबकि कुरान तो कह रहा है कि भाई कोई इस्लामिक प्रीचर कैमरा के सामने नहीं आ सकता। और यही वजह है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तस्वीर नहीं है, या किसी भी प्रॉफिट की कोई तस्वीर नहीं है। तो फिर ये मुफ्ती, ये कारी, ये गोलगप्पू मौलाना, ये रसगुल्ला मौलाना, ये पेटला मौलाना, ये लोग कैमरा के सामने अपने 4-4, 5-5 यूट्यूब चैनल बना करके बाप बढ़ाना भैया, मुसलमान मौलाना के लिए सबसे बड़ा रुपया, ये कैसे चलेगा भैया, ये कैसे चलेगा। आप अपनी मर्जी से इस्लाम को ट्विस्ट कर लेते हो, इस्लाम को टर्न कर लेते हो, फ्लेक्सिबल कर लेते हो, और खुद करते हो तो रासलीला होता है, और साहिल करता है तो कैरेक्टर ढीला हो जाता है। ये तो नहीं चलेगा। तो तोड़ तोड़ करके बताना पड़ेगा। दूसरी एक बात मैं साहिल आपसे और जरूर कहना चाहूंगी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब इस तरह की टिप्पणियां और गालियां कोई अगर महिला देती है आपके लाइफ पर, तो उसको आपको डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है उनको, बल्कि ये कहने की जरूरत है कि अल्लाह आपको हिदायत दे, और अगर आपको इस्लाम ने इस बात की अनुमति दी है, परमिशन दिया है या गाली गलौज करने का, तो फिर इतना छोटा सा चूतिया गाली क्यों दे रही हैं आप, फिर और गंदी गाली दीजिए ना। क्योंकि हमारे मुंह से तो माँ बहन की गालियां नहीं निकलती हैं, कम से कम ऑन दी कैमरा तो नहीं कर सकते हैं, ये तो नहीं कर सकते। हाँ, रही बात कि रोड पर अगर कोई मुसलमान मेरे से भिड़े तो मैं उसकी नानी याद दिला दूं बहुत अच्छा से। मैं वाह मीठी वाह वाह, जानती भी हूँ, और कड़वे से कड़वा भी बोलना जानती हूँ, और ऐसी गालियां भी जानती हूँ कि कान से खून निकल जाए। हा, शेरनी है, शेरनी नाजिया जी, शेरनी, वाह। तो ये सब जो लफंदर लोग जो डराते हैं सर तन से जुदा कर देंगे, बकरी समझ के रखा है क्या। जैसे मौलाना साजिद रशीदी बोलता है कि 12 साल में लड़की का निकाह नहीं होगा तो वो बकरी से सेक्स करवाएगी। भैया फीमेल फीमेल सेक्स करेगी कैसे, अब बकरी भी लेस्बो होने लगी है क्या। अच्छा, ऐसा स्टेटमेंट दिया था उसने। हाँ बिल्कुल दिया था। अब आपने एक बात कही है हाँ, कि भारत में लगभग मैंने सर्वे किया है, 1 करोड़ से कुछ कम आंकड़े आ रहे हैं मेरे हाथ में जो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, और कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो इस्लाम को लेकर के काफी, मतलब जैसे रूहानी मोहब्बत होती है, उनको रूहानी मोहब्बत थी, और उसके बाद धीरे धीरे जब वो डीप डाउन गए, डेप्थ में गए, तब उनको लगा कि भाई ये बहुत कंफ्यूजन फैला रहा है, कि एक पन्ने पे कह रहा है कि अगर किसी का खून करते हो तो पूरी इंसानियत का खून कहता है हो जाता है, और 5वें पन्ने पे कहा जा रहा है कि अगर कोई इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है तो सर तन से जुदा कर दो। तो ये एक कंफ्यूजन फैलाने की बात है। अब ऐसे स्मार्ट चीजों पर, ऐसे अकल वाली चीजों पर अगर कोई कन्फ्रंटेशन करना चाहता है, अगर कोई कर रहा है, तो मुझे लगता है कि भारत के उन मुस्लिम समुदाय के धर्म के ठेकेदारों पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो हर एक प्रश्न का उत्तर वो सही सही हवाले के हिसाब से दे। मैंने कई बार साहिल आपको भी देखा है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर, आप नेशनल न्यूज पर बैठे हैं, और कभी भी आप पूरा जवाब नहीं पा पाते हैं। कोई तो क्विट कर जाता है, कोई तो गाली गलौज करना स्टार्ट कर भाग देता जाता है, है। कोई भाग जाता है, कोई इतना चीखने लगता है कि फिर बात ही समझ में नहीं आती है कि भाई हमने पूछा तो अलीफ था, ये बता रहा वाईजेड है। तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं उन तमाम मुसलमान समाज के, और स्पेसिफिकली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ
कि जो 1 करोड़ से थोड़े से कम बचे हुए जो एक्स मुस्लिम्स हैं, मैं सेमिनार जो है वो मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, और जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं वो आए उस सेमिनार में, और इन लोगों को क्लियर करें कि इनकी सोच गलत है, ये गलत सोच रहे हैं, और कुरान के हवाले से क्लियर कर दें तो बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन जितने भी प्लेटफॉर्म पे मैं बैठती हूँ, हालांकि मैं दूर दूर तक एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान माँ की बेटी हूँ, और आज भी मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ। वो चिटिंगबाज मुसलमानों की तरह नहीं हूँ कि 5 केजी मेकअप कर लिया, नेल बड़े बड़े चुड़ैल की तरह रख लिए और उसमें नेल पेंट लगा लिया और उसके बाद भी हम मुसलमान हैं और टीवी कैमरा पे भी बैठ गए 10 केजी मेकअप करके। मैं उन मुसलमानों में से नहीं हूँ। जो फराइज हैं वो मैं पूरे करती हूँ, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं उसके तो आंसर मुझे चाहिए ना, वो तो मुझे चाहिए। उसके लिए तो मैं सर्वे करूंगी, उसके लिए मैं एक्सप्लोर करूंगी, उसके लिए मैंने कुरान के पन्नों को पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ पढ़ लिया, हदीसें पढ़ ली, असली हदीस पढ़ ली। कई बार मैंने आपसे भी साहिल मांगा है कि इस टॉपिक पर मुझे कुछ क्लियर करना है, जरा भेजिए आप, तो आपने भी भेजा है, और फिर कंफ्यूजन वहीं का वहीं रह जाता है। तो आखिर ये क्या ऐसी बात है कि जब कोई इस खास मजहब के बारे में बात करता है तो आप सर तन से जुदा की धमकी देते हो, लेकिन जब हम कन्फ्रंटेशन की भी बात करते हैं या कोई प्लेटफॉर्म भी हमें मिलता है कि आप बताओ ना, जैसे मैं टाइम्स नाउ पे मैंने पूछा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ही एक मौलाना से कि आप कह रहे हैं कि लड़कियां आवारा हो जाती हैं अगर शादी सही वक्त पे नहीं हुई, तो वो सूरा नंबर मुझे बता दीजिए। वो नहीं बता पाए, वो नहीं बता पाए, और वो चीखता रह गया, चिल्लाता रह गया, मैं अपनी जगह पर स्टक हूं। मैंने कहा मुझे पहले सूरा नंबर जानना है, आप सूरा नंबर बताइए, उसके बाद ही ये डिबेट आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। आपको सूरा नंबर बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप मिसलीड और मिसगाइड नेशनल न्यूज पर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक तरफ मुफ्ती और कारी कॉन्डम की बात कर रहा है, एक तरफ मुफ्ती और कारी ये कह रहा है कि मैं अल्लाह को नजर नहीं दिखाऊंगा अगर मेरे मरने के बाद 4 औरतें बेवा ना हो जाएं। ये मुफ्ती तारिक मसूद कहता है। हाँ। एक तरफ मुफ्ती तारिक मसूद ये कहता है कि कुत्ता पालना हराम है इसलिए औरत पाल लो। मतलब तुम क्या कह रहे हो औरत को, तुम क्या कहना चाह रहे हो? सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली औरत, अपने आप पर प्राउड फील करने वाली औरत कभी भी ऐसी बदतमीजी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। और मैं एडुकेट औरत हूं, मैं कुत्ते से अपनी बराबरी होते हुए नहीं देख सकती हूँ, कभी भी नहीं देख सकती हूँ। तो डरने की जरूरत नहीं है, इतना किसी में ताकत नहीं है कि आकर के सर तन से जुदा कर देगा। मैं कहती हूं कि मैंने कभी भी रेप विक्टिमाइज्ड लड़कियों को मैंने कभी भी बोला है कि रोना मत, कभी मत रोना इनसाइड द कोर्ट रूम, क्योंकि तुम ज्यादा ताकतवर हो। जिसने रेप किया है उसने अपने पैंट को खुद उतारा है और तुम्हारा जबरदस्ती उतरवाया गया है। तो ये दोनों चीजों में फर्क महसूस करो। तुम बहादुर हो, वो पागल भी नहीं कहेंगे, वो बुजदिल है। जो इंसान खुद से अपना पैंट उतार रहा है वो बुजदिल हुआ, वो कुनजहन हुआ, वो अश्लील हुआ। तो रेप विक्टिमाइज्ड औरतों को मैं बहुत सिर माथा पे बैठाती हूँ, मैं ऐसे कंसेप्ट के साथ चलती हूँ। अब आती है बात कि आपने कहा कि एक्स मुस्लिम के प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए या क्या सरकार सोच रही है। बहुत तकरीबन मेरी 9 से 8 मीटिंग मेरे सीनियर्स के साथ हुई है। हम 72 जूनियर और सीनियर मेरे फर्म में लोग काम करते हैं, खान लीगल सॉलिसिटर फर्म में, और 72 जूनियर और सीनियर्स को लेकर के ये डेटाज मैंने निकाले हैं, ठीक है। इस पर हम 2024 के जनवरी में हम लोग एक PIL सर्वोच्च न्यायपालिका में करने जा रहे हैं कि जो लोग अपनी मर्जी से, अपने विल से, अपने आप से इस्लाम को छोड़े हैं और उनको आज पर्दे में रहना पड़ रहा है, आज उनको मास्क पहन करके घूमना पड़ रहा है, आज उनको अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपानी पड़ रही है। क्यों छुपानी पड़ रही है, किस लिए छुपानी पड़ रही है? अभी ये जो लड़की आई थी इसने गाली दिया तो क्या इसने अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाई है? नहीं छुपाई है। ये तो बड़ा मजे में फोटो खिंचवाई है, हालांकि इस्लाम में तो फोटो खिंचवाना जायज नहीं है। तो जो लोग एक अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं,
लोगों तक मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, और ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि भाई मैंने छोड़ा है तुम भी छोड़ो, क्यों कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। और ये मैंने कभी साहिल आपके चैनल पर देखा भी नहीं है कि आपने किसी को फोर्स किया है। आपने नहीं। कहा है कि मैं तथ्य सामने रखूंगा, मर्जी आपकी है भैया। आप तथ्य सामने रखते हैं, सामने वाले के मुंह में जुबान नहीं होती है, जवाब नहीं होती है, वो कह देता है कि भैया अब हम छोड़ रहे हैं, तो वो उनकी अपनी मर्जी होती है। आप मेरे सामने 1 करोड़ तथ्य रख दो, मैं नहीं छोड़ूंगी इस्लाम। आप मेरे सामने पूरे कुरान की किताब को, पूरे मजहब की किताब को आप खोल के रख दो, मैं समझ रही हूँ कि बहुत सारे कंफ्यूजन है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी मर्जी है, ये मेरा जिद है, ये मेरी जिद है। तो ऐसे लोग जो एज एन एक्टिविस्ट इस भारत में काम कर रहे हैं, और जिनकी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी बन चुकी है, ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी नहीं बनी है, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी बन चुकी है। इस मेजॉरिटी के लिए मैं और मेरी पूरी टीम 2024 में सर्वोच्च न्यायपालिका में आपके प्रोटेक्शन के लिए, आप जैसे एक्स मुस्लिम्स के प्रोटेक्शन के लिए मैं अपनी याचिका दायर कर रही हूँ। और मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार ने 3 तलाक के वक्त में, तब मेरी उम्र भी बहुत कम थी और उस वक्त मैंने ये बीड़ा उठा लिया था, तो उसी तरीके से केंद्र की सरकार से मेरी उम्मीद है और मेरा भरोसा है कि आप लोगों के प्रोटेक्शन के लिए जरूर केंद्र की सरकार मेरा साथ देगी, मेरे आवाज में जरूर आवाज मिलाएगी, और कुछ ऐसे बिल पास होने चाहिए, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर से, और दोबारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के ओथ लेने के बाद पहले संसद में ऐसा एक बिल पास होना चाहिए जिसमें यह साफ क्रिस्टल क्लियर किया जाए कि अगर कोई इस्लाम अपने आप अपनी मर्जी से छोड़ रहा है, तो उसको अगर कोई कुछ क्षति पहुंचाता है या कुछ हार्म करता है या उसको गालियां देता है, तो उसके ऊपर धाराएं लगेंगी और उसको जेल की सजा होगी। इसके लिए मैंने बेबी स्टेप लिया है, और मैं चाहती हूं आप जैसे लोगों को कि आप मुझे सपोर्ट करें, आप लोग मुझे प्रोवोक करें, आप लोग मुझे मेरे साथ हाथ में हाथ मिलाकर चले। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं अकेले आगे आगे चलूंगी और आप पीछे पीछे चलो, नहीं, कहीं ऐसा ना हो मैं पीछे पलटू और सब गायब, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं साथ साथ चलने की बात कर रही हूँ। हालांकि मैं हूँ बहुत जिद्दी, आई एम वेरी स्टबर्न, मैं बहुत जिद्दी बचपन से रही हूँ। अगर मैंने कुछ ठान लेती हूँ, मैं कुछ मैं अपने आप में सोच लेती हूँ, तो वो मैं करके रहती हूँ, आगे पीछे कोई रहे या ना रहे। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिसमें मुझे लगा है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो। हालांकि मैं बता रही हूँ कि 2019 मेरे ऊपर एसिड अटैक भी हुआ है, और एसिड अटैक? हाँ, मेरे पास उसकी तस्वीर भी है, मेरे पास ये उसकी तो हमको नहीं पता थी ये चीजें। वाह। अच्छा, मीनवाइल जब तक नाजिया जी बता रही हैं, जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस स्ट्रीम को इसका लिंक अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जहां जहां भी है स्टेटस में डालिए, आप पोस्ट करिए ताकि और भी ज्यादा लोग जुड़ सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें नाजिया जी हमें बता रही हैं और ये लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। देखिए, नाजिया जी ने खुद से होकर, अच्छा मुझे ये पता नहीं था कि नाजिया जी ये बात बताने वाली है, और जब इनके पास डेटा ऑलरेडी, मेरी कल ही इनसे बात हुई है, राइट नाजिया जी? आज हाँ, की स्ट्रीम हमने कल बात की, आज शेड्यूल की, मुझे पता भी नहीं था दैट शी हैज ऑलरेडी गैदर्ड सो मच डेटा। दैट मीन्स कि हमारे बोलने से पहले नाजिया जी ने इसकी जरूरत को समझी और इन्होंने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है। सो आई एम सो प्राउड ऑफ नाजिया जी एंड थैंक यू सो मच। मेरे तरफ से, मेरी सारे व्यूअर्स के तरफ से और जितने एक्स मुस्लिम्स है सबके तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना बड़ा कदम ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर दिया है इस पे काम करना। थैंक यू सो मच नाजिया जी। थैंक यू। मैंने वो एसिड अटैक वाली तस्वीर जो है वो जी। मैंने आपको भेज दी है, आप स्क्रीन पे ही डाल दीजिए ताकि सब कोई देख सके। ओ हो, ये मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट दीजिएगा। ये आ गई स्क्रीन पे। और तब भी मैं डरी नहीं, इवन मैं और वोकल हुई, मैंने और अपने स्टेप को आगे किया, मैं और अपफ्रंट हुई। तो ये कभी का वाकया है नाजिया जी? ये 2019? 2019
का है, अगर मैंने अपने पर्स से, मैं गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, अगर मैंने अपने अपने तुरंत अपने पर्स को उठा करके अपने चेहरे पे नहीं लगाया होता, तो शायद वाक़ई में वो जहादनों की वज़ह से मुझे प्लास्टिक सर्जरी करानी ही पड़ती। पर अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है, माँ-बाप की दुआ है कि 2-3 ड्रॉप्स ही मेरे फेस पर आ पाए थे। इट्स वेरी सैड। और इसके बावजूद अगर आप इतनी हिम्मत से डटी हुई है, दैट शोज कि कितनी ज्यादा करेजियस आप है, हिम्मत वाली है। और जो आपने कहा था जिद्दी वर्ड, तो इससे समझ में आ रहा है कि जो ठान लिया आपने, तो एक जिद बन जाती है आपकी और उसको आप पूरा करके रहती है। सो दैट इज रियली अमेजिंग। मैं यही बताना चाहती हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, आप डरेंगे लोग डराएंगे। और इनका एक हथकंडा है, एक मंत्रा है कि भाई सामने वाला कोई बहुत लॉजिकल लॉजिकल क्वेश्चन किया है, अब इनके पास कोई जवाब नहीं है और इनके मजहब की किताब में भी कोई जवाब नहीं है, तो बस अब चिल्लाना स्टार्ट कर दो, ए तुमको ऐसा कर देंगे, ए तुमको वैसा कर देंगे, ए तुम ये हो, मुनाफिक हो, फलाना हो, धमाका हो। ठीक है, लेकिन जवाब तो दे दो। तुम जो बोलो सब है, लेकिन जवाब तो दे दो। हम्म। मुझे सिर्फ जवाब से मतलब है। बाकी गालियां तुमको जितनी देनी है, या फिर तय कर लो कि तुम 2 घंटा गाली दोगे, ठीक है मैं सुनूंगी, एकदम पूरे पेशेंस के साथ सुनूंगी, लेकिन जवाब तो दो, मेरे सवाल का जवाब तो दो। ये देंगे नहीं, ये देंगे नहीं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, और जो हम कह रहे हैं वो सच है। तो इनसे इनसे बिल्कुल कट्टरता से सामने आना पड़ेगा। डर करके, छुप करके, ये सोचेंगे देखा हमने 4 लोगों ने नाजिया को गालियां दे दी, अब तो ये घर में बैठ गई। ना 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 ना, मैं मर्दों को हिजाब पहना दूं, मैं ना पहनूं। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त, जबरदस्त। इसीलिए आपसे डरते हैं ये, आपके सामने आने से। तो वो मुल्लियों को भेज रहे हैं ताकि वो हाँ। और उनको खा पी के कोई लॉजिक वाली बात करो ना, मुझे भी सुनने हाँ, में पसंद आए, मैं भी 2 मिनट अपना दूं, कोई लॉजिक वाली बात करो, कोई अकलमंदी वाली बात करो। क्या बेवजह वही बिचिंग करना, जो फीमेल्स वाला, जो घरेलू फीमेल्स वाला जो बिचिंग होता है कि भाई वो उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली, वो कर लिया, क्या इडियोटिक नॉनसेंस बात है। कोई वैल्यूबल बात बोलो, कहो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा असदुद्दीन अवैसी नहीं उठाते हैं, तो नाजिया तुम प्रूफ देगी, नाजिया बोलेगी कि हाँ उठाते हैं। कहो कि मोहम्मद मदनी जी ने जो कहा है कि इस्लाम जो है वो भारत से स्टार्ट हुआ है, ये नाजिया ने झूठ बोला है, तब फिर मैं वो पूरा का पूरा न्यूज दूंगी मैं तुमको कि उन्होंने कहा है कि भाई इस्लाम जो है वो भारत से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे ऐसे सवाल करो कि जिसका जवाब देने में मजा आए, मैं भी कूद के चले जाऊं तुम्हारे स्ट्रीम में कि भाई अरे लाओ अब मैं जवाब देती हूँ। तुम कह रही हो कि प्लास्टिक सर्जरी कराई है, भाई ये कोई अकलमंदी की बात हुई है? ये जेलेसी दिख रहा है, ये बू आ रही है जलने की, अगाड़ और पिछाड़। कल कल्पा जी कह रहे हैं पीआईएल में नॉट सस्टेन एज कोर्ट्स रिफ्रेन फ्रॉम जुडिशियल लेजिस्लेशन, स्टिल देयर इज होप। ये पता नहीं, ये लॉ वाली भाषा में इन्होंने कुछ कहा है, हाँ क्या हाँ कहना हाँ चाहते हैं? हाँ, होप है। और कहते हैं ना कि अल्लाह ने कहा है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो बिस्मिल्लाह करके मैं पीआईएल तो जरूर डालूंगी। ओके। एक तो ये है नाजिया जी, एक तो आप पीआईएल की बात करिए, वो तो आप इंडिविजुअल लेवल पे शायद वो तो होता है पीआईएल, लेकिन गवर्नमेंट, मेरा सवाल फिर से वही है कि गवर्नमेंट इस बारे में कब खुल के बोलेगी? नहीं, मैं उसको भी क्लियर कर दे रही हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, जब शाह बानो और सायरा बानो ने 1984 में राजीव गांधी जी की सरकार में जब पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका डाली थी 3 तलाक को बैन करने के लिए, तब सरकार को पता चला कि 3 तलाक की जैसी कुप्रथाओं से मुसलमान महिलाएं जो हैं वो जूझ रही हैं, वो परेशान हो रही हैं। हम या आप बैठ करके साहिल जो अभी स्ट्रीम कर रहे हैं, इसमें आप 99% सोच कर रखें कि ये स्ट्रीम भारत के प्रधानमंत्री तक या गृह मंत्री तक तो नहीं पहुंच रहा होगा। तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ती है, और पीआईएल एक बहुत अच्छा जरिया होता है कि जब उससे एक सर्वोच्च न्यायपालिका के तहत एक जजमेंट पास होता है, या ड्यूरिंग हियरिंग, ड्यूरिंग सबमिशन ही
अगर मैटर बहुत महत्वपूर्ण होता है तो वो सरकार तक अपने आप पहुंच जाता है, मीडिया उसको कवर अप करना स्टार्ट कर देती है, और जब हाइक पकड़ते हैं ऐसे मैटर्स तो सरकार उसमें इंटरफेयर कर देती है। और जब लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल आता है तो सर्वोच्च न्यायपालिका ऐसे ऐसे पिटिशंस को बहुत बागौर और बहुत सारे तथ्यों के आधार पर और बहुत सारे हियरिंग के साथ सुनना पसंद करता है। नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छा, बुरा, सप्लीमेंट्री पिटिशंस, एफिडेविट, सारी चीजों को लेकर के सुनना पसंद करता है। क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या क्या घटनाओं का अंदेशा है, क्या क्या घटनाएं ऐसी आ चुकी हैं और आने वाली हैं। तो हमारे पास भारत में कुछ भी फैक्ट फिगर रखने पर तो घटनाएं हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। तो वो सारी चीजों का मैंने डेटास निकाले हैं कि कब कब कितने कितने लोगों पर अत्याचार इन मुसलमानों ने किया है, जब जब फैक्ट फिगर रखे गए हैं, कब कब गुस्ताखे रसूल की धमकी दी गई है, यहाँ तक कि हाई प्रोफाइल और वीवीआईपीज लोगों को भी धमकियां दी गई हैं। वो सारे फैक्ट फिगर्स मैंने निकाल करके रखे हैं। ये लोग दाढ़ी और टोपी में जो जिहादी एक्टिविटीज और क्रिमिनल डायबोलिक माइंड लेकर के घूम रहे हैं, इनके पर्दे, इनके हिजाब को खोलना बहुत जरूरी है। और ये तब ही खुल सकता है जब हम एक खास जगह पर जाकर के अपनी बातों को रखते हैं, और वो होता है कोर्ट। इंसाफ कोर्ट से मिलता है, इंसाफ रोड से नहीं मिलता है। हमें रोड नहीं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, और वहां से जब एक जजमेंट आता है और वो जजमेंट उठा करके जब पार्लियामेंट लेकर जाया जाता है और उस पर एक खास तरीके का एक अमेंडमेंट आता है, एक बिल पास होता है और उस पर चर्चाएं बढ़ती हैं, उस पर बातचीत होती है, करोड़ों लोगों के जान की सलामती और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बातचीत होती है, तब जा करके इस पूरे वर्ग को, इस पूरे भारत को पता चलेगा कि हाँ, अब मुस्लिम को हम डरा नहीं सकते हैं, या कोई भी तथ्यों के आधार पर एक खास मजहब के बारे में अगर बात करता है तो जितने भी इस्लामिक प्रेचर है, दे आर बाउंड टू आंसर। उनको जवाब देना पड़ेगा, और अगर उनके पास जवाब नहीं है तो उनको मानना पड़ेगा कि सामने वाला सही बोल रहा है, ना कि आप थ्रेट करेंगे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा, या अगर नाजिया है तो बलात्कार या एसिड अटैक। ये जो इन्होंने एक हथियार उठा लिया है लोगों के जुबान को बंद करने का, वो हमें खत्म करना है।